रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, अपनी शरण अब लीजिए, कर आज मंगल गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए, रख लाज मेरी गणपति। सिद्धि विनायक दुख हरण, संताप हारी सुख करण, सिद्धि विनायक दुख हरण, संताप हारी सुख करण, संताप हारी सुख करण, करूं प्रार्थना मैं नित प्रति, वरदान मंगल दीजिए, रख लाज मेरी गणपति। तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा, तेरी दया। साथियों, आज पुनः आपके मध्य काफ़ी समय के बाद एक ऐसे सामाजिक अध्ययन के लिए हम निकले हैं जिसकी आज के युग में बहुत आवश्यकता है, और वो है वृद्धावस्था का विमर्श। इस सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक आयु के व्यक्ति से बात करने का प्रयास किया है। तो आज एक युवा के पास हम आए हैं। हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से अपने और वृद्धावस्था के तालमेल को देखते हैं। तो आइए उन्हीं से कुछ बात करते हैं। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम पुनीत मेहरा है। मैं आर्यंस कॉन्वेंट विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रहा हूँ पिछले 3 वर्ष से। और वैसे तो मेरे जीवन का संघर्ष काफ़ी रहा, लेकिन हाँ, पिछले लगभग 10-12 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही हूँ। पहले मैंने टीचिंग अलग अलग विद्यालयों में की, और लकीली मुझे 3 साल पहले ये चांस मिला कि प्रधानाचार्य पद पर मेरी नियुक्ति हुई। तब से मैं विद्यालय संभाल रहा हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ तक है? और वैसे आयु युवा की नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी आयु और आपकी शिक्षा। हाँ जी, मेरी शिक्षा मैंने बीएससी के बाद में एमसीए इग्नू से किया। उसके बाद व्यापार में रहा काफ़ी साल। व्यापार में काफ़ी घाटा भी खाया, कमाया भी, घाटा भी खाया। तो 2012 में मैंने बीएड किया, और उसके बाद विद्यालयों में पढ़ाने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, शायद उस बिहाफ पे ये चांस मुझे मिला प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने का, और 3 साल से मैं यही कर रहा हूँ। तो रही बात आयु की, आयु मेरी इस समय 43 यानी 43 वर्ष है। तो आयु तो आपकी अभी बहुत ही, मैं तो बच्चा ही कहूँगी, क्योंकि मेरा तो बेटा भी आपसे बहुत बड़ा है। बहुत ये आयु जो होती है एक युवा अवस्था का चर्म जिसको कहते हैं, वो होती है। और आप प्रधानाचार्य के पद पर है, प्रतिष्ठित पद है। बहुत सारे बच्चों को आप संस्कार भी दे रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी
कि जैसा कि आज के आधुनिक युग में, आप भी आधुनिक हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि एक युवा और एक वृद्ध का तालमेल कैसा होना चाहिए? जैसा कि आजकल बहुत सुना जा रहा है कि दोनों के बीच पट्टी नहीं खाती, या वृद्ध नहीं संभले, या युवा नहीं संभले, या दोनों ने एक दूसरे को नहीं सुना। आपके विचार क्या है इस विषय में? यदि मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो जैसा आपको पता ही है, मेरी माताजी रही हैं टीचर और फादर मिलिट्री में रहे। अनुशासन तो घर में रहा और वो अनुशासन कहीं ना कहीं हम लोगों में चाहे अनचाहे भी वो संस्कार पैदा करता रहा कि आज हमें लगता है कि जो स्थिति में हमारे माँ बाप ने, मैं ये कहूँगा इवन कि मैं अपनी माताजी के साथ रह रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि जो तालमेल है वृद्धों का और युवा पीढ़ी का, मैं यही कहूँगा कि हालांकि दोनों तरफ से ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मुझे लगता है एक एज के बाद में हमें ये समझना पड़ेगा कि आगे शायद हमारी भी वही एज आनी है, लेकिन एक एज के बाद में जब वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें वाकई स्वरूप बच्चे का देना चाहिए कि जैसे हम कई बातें बच्चों की भी चाहे अनचाहे इग्नोर करनी पड़ती हैं, वो तालमेल हमें बना के रखें तो शायद अच्छा रहता है और वही लेके हम चले हैं। कई बार होता है बात हम बिल्कुल खुल के करते हैं, हालांकि आज तक ये बहुत एक अच्छी बात है कि हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा आज भी होता है मैं पहले आके अपनी माताजी से ही डिस्कस करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मिसेस और मेरे 3 बच्चे हैं मैम। सबसे बड़ी बिटिया है, वो 8th क्लास में है, फिर एक बेटा है वो 7th में है और एक सबसे छोटे हैं वो अभी 1st क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आप एक बड़े अच्छे भरे पूरे परिवार में हैं, आपकी माताजी के साथ आप हैं। ये शब्द और ये वाक्य आपने बहुत सुंदर कहा कि जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। ये हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया हम हमेशा ही उसके साथ रहेंगे। तो ये विचार आपके बहुत सुंदर है। आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो आपके बच्चे हैं उन्हें आप कैसे संस्कार देना चाहेंगे या देने चाहिए, ताकि आगे जाकर आपका भी एक मन में कहीं ना कहीं ये बात आती होगी कि भाई जैसे मैंने अपनी माताजी को एक व्यवहार दिया, एक अच्छा सा एक घर गृहस्थी दी, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ वैसा ही करें। तो उसके लिए क्या आप अभी से कुछ सोचते हैं या अपनी कार्य प्रणाली को उसी प्रकार करते हैं? इस विषय में थोड़ा सा। देखिए दीदी, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस विषय में जो अपेक्षाएं हमारी बच्चों से होती है, अक्सर बच्चे शायद वो ना कर पाएं, लेकिन ये जरूर होता है बच्चे आपकी नकल करते हैं। यदि परिवार में हम बड़े बूढ़ों का सम्मान और एक बैलेंस बना के रखना, क्योंकि वही बात आती है कि अगर मान लीजिए शादी के बाद में एक्सपेक्टेशन, चाहे वो माँ के रूप में हो, एक पत्नी के रूप में हो, या मैं अपनी बात करूं तो हर एक को तालमेल बना के रहना, उस विषय में कहीं ना कहीं कई बार होता भी है, हो सकता है एक पति के रूप में कई बार मैं गलत हो सकता हूँ, बेटे के रूप में भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन हाँ इंटेंशनली मेरे परिवार में सभी जने ये मालूम है कि इनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, लेकिन कई बार हम अपने आवेगों पर काबू नहीं रख सकते। गुस्से में बच्चों को भी मैंने बोल दिया, कई बार मैं अपनी माँ को भी जवाब दे देता हूँ, बहुत फ्रैंक बताता हूँ मैं, लेकिन कई बार फिर मुझे एहसास होता है नहीं ये शायद हमने गलत किया, क्योंकि यदि ये चीज़ आज हम करेंगे तो कल को यही चीज़ रिपीटेशन रूप में हमें मिलेगी। और होता ही है समाज में, जैसा हम करते हैं वैसा प्रतिरूप हमें बाद में मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक चीज़ होती है सोची समझी, कि हम सोचकर किसी को गलत बोल रहे हैं, वो है गलत है। लेकिन कभी कभी अनचाहे सांसारिक व्यक्ति हैं हम, कोई भगवान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं। और आप प्रधानाचार्य हैं, सबसे बड़ी बात कि जो एक शिक्षक हो और एक प्रधान हो, चाहे वो हमारे देश का हो या वो किसी संस्था का हो, उसके नीचे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों को संस्कार देना उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि हमारे प्रधानाचार्य को स्कूल में कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए ताकि किताबी शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों में आए, जो पुस्तकों में नहीं लिखे होते? उसके विषय में आपकी क्या राय है? बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छा आपने मुझसे प्रश्न किया। हालांकि उसके उत्तर में आपका भी मुझे सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन ये एक बहुत इस समय का
प्रश्न गौड़ है कि आखिर बच्चों में हम शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन संस्कार कहाँ से लाएं? संस्कार तो आई थिंक जो है, संस्कार की जो पहली सीढ़ी है वो घर से ही शुरू होती है। संस्कार यदि परिवार से व्यक्ति सीखता है, वही चीज़ें आके यदि उसे विद्यालय में भी उसी स्तर पे ही उसको, जैसे हम भी अक्सर बोला करते हैं कि आप स्टूडेंट्स जब भी आते हैं कि आप बेटा विश करो सभी को, अपने टीचर्स को, और ये भी समझाने का प्रयास रहता है कि अगर माँ बाप के अलावा कोई आपका वेल विशर है तो आपके टीचर्स हैं। पूरी कोशिश रहती है उनको, वैसे तो सब्जेक्ट रूप में मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत स्तर पे जो हमारी प्रार्थना होती है सुबह की, उसमें कुछ बातें ये इंक्लूड होती हैं जो संस्कार से रिलेटेड होती हैं, जो संस्कार डेवलप करने के लिए जो भी अपनी तरफ से प्रयास है, मैं मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराता रहता हूँ। ये बहुत बहुत सुंदर बात है कि संस्कार ना ही खरीद सकते हैं और ना ही पुस्तकों में होते हैं। ये हमें बच्चों में अगर प्रारंभ से ही हम उनको थोड़ा थोड़ा दिन प्रतिदिन की अपनी प्रणाली से डालते रहे तो 50% तो संस्कार बच्चों में आएंगे ही। अच्छा, आप जैसे युवा हैं, आपके साथ आपकी माताजी हैं, एकल है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो आज जो वृद्धों की स्थिति है वो आप भी देख रहे हैं कि कितने सारे वृद्धाश्रम आज बनाए जा रहे हैं। उनकी ज़रूरतें पहले नहीं थी, अब क्यों है? तो आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से जिनके माता पिता उनके साथ हैं? उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे उन आपस में सामंजस्य बैठाए कि ज़रूरत ही ना पड़े वृद्धाश्रमों को बनाने की और उनको देखने की? देखिए दीदी, ये बहुत ऐसा प्रश्न भी है कि कई बार इसको सोचते हुए लगता है कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन सच बात यह है कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जब सोचने समझने की और शारीरिक गतिविधि भी उसमें कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक परिवार पे, एक यंग ब्लड पे पड़ती है। वही बात आ जाती है कि यदि शिक्षा या संस्कारित शिक्षा हमें मिली है तो सोचने समझने की शक्ति इस प्रकार होनी चाहिए। पहला तो काम मैं सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी समझता हूँ, परिवार में सामंजस्य स्थापित करना। परिवार में यदि बड़े की भूमिका में है तो जिसका भी होता है, परिवार में टकराव भी होते हैं, तो जिसकी गलती हो, चाहे वो बेटा बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, अगर गलती है उसे उस तौर पे ही समझाया जाए, बताया जाए कि यहाँ पर आपकी गलती है, और उस समस्या को एक सामंजस्य रूप में स्थापित करके उसको सॉल्यूशन देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये बात आ जाती है, आज भी मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके माँ बाप ने उनको अच्छी शिक्षा दिलाई, पढ़ लिख गए, लेकिन समस्या वही कि माँ बाप यहाँ पर हैं, वो लोग बाहर विदेश चले गए। अब क्या करें माँ बाप? अब इसमें दो बातें हैं। मैं दोष ये भी नहीं कहूँगा कि क्या माँ बाप का दोष रहा, उन्होंने इतना ज़्यादा शिक्षा दे दी कि बच्चे आज बाहर चले गए, और कई उदाहरण उसमें अच्छे भी आए, कई उदाहरण बहुत बुरे भी आए। एक उदाहरण मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मुझे एक इस संदर्भ में इसलिए याद आ रहा है कि जब उनके फादर ने इतनी उच्च शिक्षा दिला के उनको बाहर भेजा, अकेले लड़के थे, पूरा परिवार स्थापित हो गया। जब उनकी डेथ हुई यहाँ पर, तो बेटे ने कहा कि आप लोग संस्कार करा दीजिए, मेरे पास समय नहीं आने का, मैं सिर्फ एक दिन आऊँगा जिस दिन आपकी क्रिया होगी। तो कहीं ना कहीं ये सुन के बड़ा झटका लगता है कि आखिर माँ बाप ने इस दिन के लिए बच्चों को जो है इतनी एजुकेशन दिलाई, और अगर इतनी एजुकेशन दिलाई तो क्या ये संस्कार हमारे कितने पीछे रह गए कि आज जो समाज में हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता ही है। और उस समय, आज मैं भी बताता हूँ, मैंने भी बहुत जगह प्रयत्न किए कि बाहर मेरी नौकरी भी रही, क्योंकि व्यापार में जब मुझे घाटा हुआ मैंने बंद कर दिया, मैं भी नौकरी के लिए इधर उधर गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद कम पैसा कमाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन परिवार के साथ रहना ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपका घर है, जहाँ आपके माँ बाप हैं, कम में भी अगर गुजारा हो सकता है तो वहाँ करना चाहिए। ये मेरी आज की अपनी सोच है। इसमें हो सकता है कुछ बहुत सुंदर आपकी सकारात्मक सोच है, क्योंकि देखिए, एक तो स्पष्टवादिता, परिवार में जहाँ पारदर्शिता होगी वहाँ परिवार में स्थिति बिगड़ती नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की कमियां ना देखकर हम एक दूसरे की बातों को समझेंगे। अगर हमारी गलती है तो उसको तुरंत मान लें, तो बात बढ़ती नहीं है, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। और माँ बाप के साथ रहना, कम पैसे में संतुष्ट रहना, ये तो देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पैसा होना ज़रूरी है पर सब कुछ नहीं। सब कुछ नहीं। या मानेंगे कि अगर हर खुशी पैसे से मिल सकती तो आज
पैसे वाले दुखी ना होते, उन्हें बीमारी ना होती। और अगर हमारे अपने हैं, पैसा नहीं है, तो शायद संतुष्टि बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। तो बस अंत में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि आज की परिस्थिति, वृद्धों के सामने ऐसी परिस्थिति ना आए कि वो ये कहें कि ईश्वर हमें उठा ले, बल्कि ये कहें कि वहाँ बुढ़ापा। तो इसके लिए आप क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, केवल ये नहीं कि नौकरी पा लेना, एक बहुत अच्छा पैसा कमा लेना, लेकिन संस्कार डेवलप करना। यदि संस्कार में जो सबसे पहली चीज़ आती है, हम कम से कम अपनी सोच और उनकी सोच या परिवार में सभी सदस्यों की सोच का सामंजस्य स्थापित कर सकें, ये सबसे ज़रूरी जो कड़ी है उसमें युवा की भागीदारी मैं मानता हूँ। क्योंकि जैसे एक स्त्री होती है, वो लड़की बहू के रूप में या फिर सास के रूप में, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कर्तव्य मैं ये मानता हूँ जब एक पुत्र बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तो कहीं ना कहीं ये टकराव भी आता है कि उसका मतलब पत्नी के प्रति भी कर्तव्य है, उसका एक पुत्र के रूप में भी अपनी माँ या बाप के प्रति कर्तव्य है, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अपने पिता के रूप में ये भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाते हुए यदि मतलब ये तो आइडियल कंडीशन में मानता हूँ, यदि वो सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करके रह सके तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और शायद ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ कुछ दिनों में नहीं, ये हम शुरू से ही अगर हम एक दूसरे के कम से कम भावों को समझ पाते हैं कि आखिर हमारे होने ना होने से हमारे बुजुर्गों को या हमारे घर को क्या ज़रूरतें हैं, तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा। और यही एक युवा की सोच होनी चाहिए कि हम तो आगे बढ़ें, लेकिन साथ साथ हमारे माँ बाप को इसकी कीमत ना अदा करनी पड़े। एक वृद्धाश्रम में, हालांकि वृद्धाश्रम में एक पक्ष भी आया कि वो ऐसे भी लोग थे कि जिनके बच्चे बाहर थे, बहुत सुखी हैं। उन्होंने कहा वो ठीक है, वो वहाँ पर खुश हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई है नहीं, हमें खुश रहने और सबका साथ रहने के लिए शायद वृद्धाश्रम में जाने की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन वो एक अलग पक्ष है। लेकिन युवाओं की जिम्मेदारी आज की हिसाब से देखते हुए, लेकिन जैसा शिक्षा में हमारा अब बढ़ रहे हैं, ये मैं भी देख रहा हूँ प्रधानाचार्य के रूप में, कि किताबी शिक्षा तो हो रही है, लेकिन वो संस्कार, वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों को मिले, शायद वो प्रणाली हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं, जो हम उनमें वो चीज़ विकसित कर सकें। इसके लिए समय समय पर आपके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं वो भी उनके लिए वो भी बहुत सराहनीय हैं। और हम तो बीच बीच में आपका भी आशीर्वाद इसलिए चाहते रहते हैं कि बच्चों के बीच में संस्कार शाला नाम से जो आपने ये चलाया है, तो बच्चों को ये संस्कार रूपी जो पौधा है, अगर हम इसको सींच सकें, आखिर यही एक उनके और सबके बीच में सामंजस्य का पुल स्थापित कर सकें। बहुत सुंदर पुनीत जी, आपकी बातों में मुझे बहुत ऊर्जा और बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं संस्कारवान बच्चा वो नज़र आया कि आपकी परवरिश में वास्तव में संस्कार रहे होंगे, तभी आप इतना अच्छा और अचानक मेरे आने पर आप बोल पाए। तो ये बहुत अच्छा संदेश है, हमारे दर्शक सुनेंगे तो ज़रूर इससे लाभ उठा पाएंगे। और मैं तो यही आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप आगे बढ़ते रहें और इतने सारे बच्चों को, जो बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, एक तरह से आप भी उनके पिता की तरह हैं, तो आप यह कोशिश करिए कि वो भी आगे जाकर आपकी तरह एक अच्छे नागरिक बने। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।